अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक़ है आरिफ हबीब लिमिटेड। जी हाँ, वो है आरिफ हबीब लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट सना तौफीक साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे जो है इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ हम बैंकिंग सेक्टर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इन दोनों चीज़ों में एक्सपर्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मदु करने के लिए। थैंक यू सो मच सना आपका कि आपने आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहता है और उसमें से आपने जो है आज हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक अच्छा सना आपसे मैं ये ज़रा पूछूंगी कि ये थोड़ा-सा आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा ये बताइए कि ईएक्सपी अर्निंग ग्रोथ क्या होती है? और जो है साथ ही साथ में पीईजी रेशो और पीआईजी रेशो ये क्या होते हैं? थोड़ा-सा डिटेल में बताइए इनकी क्या वर्किंग होती है? थोड़ा-सा इस हवाले से आप बताइए। ठीक है। सो बेसिकली जो ये रेशियोज आपने बताए हैं, मैं इसको अगर ब्रॉडली आपको कैटेगराइज करके कहूँ तो हम बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं बैंक कह रही हूँ, किसी भी कंपनी की अर्निंग्स को। हुँ। और बहुत आसान करके ये आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम देख रहे हैं कि एक सेक्टर में कोई भी अगर कोई स्टॉक है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है और कहाँ कहाँ से कर रहा है, और उस प्रॉफिट में कमी आई है या उसमें ज्यादती आई है, क्या उसकी पोजीशन है। उन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे बेसिक रेशो जो आप कह लें टू गेज के उसकी अर्निंग्स क्या है, वो है ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर रेशो। जो भी कंपनी है उसका एक नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट से मुराद जितना उसने कमाया और जितने उसने एक्सपेंसेस इनकर किए उस साल में, वो अगर हम माइनस करें उसमें डिफरेंस अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आता है तो लॉस है। इस लॉस को या इस प्रॉफिट को अगर हम उसके नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दें तो वो आपका आता है अर्निंग पर शेयर। आसान अल्फाज में कि अगर मैं 1 रुपए की, लेट्स सपोज 10 रुपए की अर्निंग पर शेयर है, तो वो ही कहता है कि आपने जो एक शेयर होल्ड किया हुआ है या एक शेयर जो उस कंपनी का है उसके अगेंस्ट वो 10 रुपया आपको कमा के दे रही है अर्निंग्स। तो ये है अर्निंग्स पर शेयर। इसी तरह जो बाकी आपने जितने बताए वो ये रेशियोज इसी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है गेज कर रहे होते हैं। कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो अर्निंग्स ग्रोथ को दिखा रहे होंगे, कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो कि आपके ये फैक्टर्स बता रहे होंगे। जब प्रॉफिटेबिलिटी में मजीद हम डाइव इन करते हैं तो उसमें मजीद चीजें होती हैं निकालने के लिए कि हम ये अर्निंग्स कहाँ से निकल रही हैं। अगर मैं थोड़े से एक्सप्लेन करूँ तो बैंक्स में जैसे हम अर्निंग्स देख रहे होते हैं, फिर मजीद हम उसमें आ जाते हैं। अच्छा, अर्निंग्स में इसकी जो इंटरेस्ट साइड है जिसमें बैंक्स में जो स्पेशली एक्टिवली बैंक्स में फॉलो करते होंगे, एक होता है निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब वो क्या चीज बता रहा है, ये तो मुझे पता चल गया अर्निंग्स पर शेयर की हैं, बट मुझे अगर ये देखना है कि इनकम साइड में एक्सक्यूज मी, इनकम साइड में कितना इसका जो है ये इसकी इनकम है, ओवरऑल जिसके एसेट्स हैं जो कह रहे हैं, इनफैक्ट जो उसके इंटरेस्ट बेयरिंग लाइबिलिटीज हैं, वो कितना इंटरेस्ट कमा के दे रही हैं इस बैंक को। तो जितना ज्यादा निम होगा उतना बेहतर उसकी इनकम होगी। तो ये एक फैक्टर हमें इनकम साइड पे बैंकों का पता चलता है। बट वही बात है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इनकम को भी अकाउंट फॉर करती है और एक्सपेंस को भी करती है। तो बैंकों में एक्सपेंस साइड पे सबसे मेजर कॉस्ट या एक्सपेंस कह ले, वो ओपेक्स कहलाती है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसका भी एक रेशो होता है जिसे हम कहते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशो। तो कॉस्ट टू इनकम रेशो आसान अल्फाज में कितनी कॉस्ट बैंक इनकर कर रहा है वर्सेस कितना वो कमा के दे रहा है अगेंस्ट द कॉस्ट। अगर बैंक कोई एक ब्रांच खोलता है, उसकी एक कॉस्ट है, तो क्या वो ब्रांच इतनी सफिशिएंट या इतना कमा के दे रही है कि उसकी अर्निंग उसकी ज्यादा है बनिस्बत कॉस्ट के। ये आसान अल्फाज में, बट यही चीज ओवरऑल कॉस्ट डिवाइडेड बाय उसका हम अर्निंग करते हैं। ऑब्वियसली जितना ज्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो होगा, जिस तरह फैसल बैंक का था कंसर्न, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कन्वर्जन फेज से गुजर रहे थे, उनका एचबीएल बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 50 से ऊपर जाता है। उनको वो बड़ा क्लियर है इस मामले में कि हम इसलिए कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे कि हम ब्रांच एक्सपेंशन भी करेंगे, हम माइक्रो फाइनेंस ऐसे एरियाज को भी हम लेंड करेंगे जो कि दूसरे बैंक्स नहीं चाहते। तो उनको ये बात पता है, वो ऑल्दो दे आर ट्राइंग कि इसको 50 के करीब या उससे नीचे भी लाया जाए, बट वो इस चीज पे बड़ा क्लियर है कि ये जो कॉस्ट है ये नेसेसरी और मैंडेटरी फॉर द बैंक है।
तो उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाई है। बाकी बैंकों का ऑन एवरेज अगर देखें, कुछ बैंक्स का 30 मतलब 35 और 38 के करीब भी है, कुछ का 40 से ऊपर भी है। पर डिपेंड करता है, हमें सिर्फ वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको सिर्फ एक रेशियो देके ये नहीं डिसाइड करना चाहिए बैंक अच्छा है या कंपनी अच्छी है या बुरी है। उसके हम्म, फैक्टर्स को आप मजीद एनालाइज करें एंड देखें कि अगर ये चीज ज्यादा है तो क्यों है। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि कॉस्ट ज्यादा है और ये नहीं देख रहे कि देखें एक्सपेंशन भी तो कर रही है वो कंपनी। और दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं रेवेन्यू कम है, ऐसा तो नहीं कि कोई उसका प्लांट में कोई इस तरह का लेट्स सपोज आग लग गई थी या डैमेज हो गया था जिसकी वजह से एक फुल कैपेसिटी पे नहीं चल रहा। तो फैक्टर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, इसमें जी जी। रेशो है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं नाजरीन को हमारे। सो पीईजी रेशो जिसे हम कहते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशो कह लें। सो इसमें होता ये है, इसमें इसका न्यूमरेटर और अगर डिनोमिनेटर देखें तो इसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक फैक्टर तो मैंने इसका डिनोमिनेटर वाला आपको बता दिया कि अर्निंग्स पर शेयर, उसमें जो है ग्रोथ कितनी रही है, यानी अगर एक साल में कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर कमा के दिया और पिछले साल वही कंपनी ने लेट्स सपोज उसकी 8 रुपए की थी, तो उसका जो डिफरेंशियल जो परसेंटेज चेंज है वो आपका इसका आ जाता है डिनोमिनेटर में। हायर द बेटर, ऑब्वियसली अर्निंग्स ग्रोथ कर रही है। अब इसका जो न्यूमरेटर है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो इटसेल्फ एक रेशो है। सो ये इसका न्यूमरेटर में हमारा आ रहा होता है प्राइस टू अर्निंग। अब ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल क्या है? जब हम कंपनी को एनालाइज करते हैं उसकी वैल्यूएशन को, तो उसमें कुछ मल्टीपल्स होते हैं जिसमें बिल्कुल आसान करके मैं समझाऊं कि 1 रुपए का अगर मैं उसे कॉस्ट पेयर कर रही हूँ, यानी अगर मैं खरीद रही हूँ, अगर 1 रुपए का शेयर है तो मुझे बदले में कितना कमा के दे रहा है। ये आपका बिल्कुल आसान अल्फाज में प्राइस टू अर्निंग है। यही चीज इस तरह के और भी मल्टीपल्स होते हैं जिसमें जैसे हम बैंक्स में देख रहे होते हैं प्राइस टू बुक रेशो। तो उसमें क्या है, वही बात है कि जो प्राइस मैं पे कर रही हूँ उसके बदले इस बैंक की बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है। इसी तरह आपका प्राइस टू सेल्स भी होता है। इन सब को अगर हम कहें आसान अल्फाज में तो ये वैल्यू बता रहा होता है उस कंपनी की, कि एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि एक शेयर, दो शेयर्स हैं एक ही सेक्टर के, अगर दोनों 10 रुपए की मिसाल के तौर पे हैं, उसके बदले दोनों प्राइस में तो सेम है बट मुझे दोनों में से कौन सा बेहतर अर्न करके दे रहा है, ऑब्वियसली मैं उस रेशो उस स्टॉक को कंसिडर करूंगी। सो यही चीज जो है हम इस रेशो में देख रहे होते हैं। आप दोनों को डिवाइड करें, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, हम्म। आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो है आपका जो आप कह रहे हैं पीईजी, यानी प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो। सही। अच्छा, इसमें एक चीज और भी कोड है, फॉरवर्ड पीईजी रेशो। इसको जी। इसको क्या करेंगे? जी, कोई भी रेशो हो, रेशो को एनालाइज करने का या देखने के दो तरीके एक होते हैं। एक तो फॉरवर्ड बेसिस पे होता है, एक ट्रेलिंग बेसिस पे होता है। हम्म। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ट्रेलिंग आपका हिस्टोरिक प्राइसेस को और फैक्टर्स को लेके चलता है। मैं फैक्टर इसलिए वर्ड यूज किया, डिपेंड करता है आप कौन सा रेशो देख रहे हैं। सो ट्रेलिंग में आपके जो है यूजली हम जो है 12 महीने का ट्रेलिंग ले रहे होते हैं, उसमें 12 महीने की आपके जो है जो भी फैक्टर आप कंसिडर कर रहे हैं वो लिया जाता है। फॉरवर्ड में जो है फॉरवर्ड लुकिंग होता है, यानी अगर इसी केस में अगर पीईजी की बात कर लें या आसान अल्फाज में ईपीएस की बात कर लें, तो उसमें हम क्या अर्निंग्स कौन सी कंसिडर कर रहे होंगे? वो जो फॉरवर्ड जो फंडामेंटल एनालिस्ट जैसा हमारे हाउस में या किसी भी ब्रोकरेज हाउस में आपके पास रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, सो उसका काम है ये फॉरवर्ड अर्निंग को क्या कहते हैं फोरकास्ट करना। सो पूरा उसके पीछे फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह है। इन शॉर्ट, आपने अर्निंग्स फोरकास्ट की, आज की तारीख में बैठे हुए अगर मैं ये बता रही हूँ कि अगले 12 महीने में हमें एक स्टॉक की अर्निंग्स कितनी नजर आ रही है, तो मैंने फॉरवर्ड अर्निंग्स ली, उसको डिवाइड किया प्राइस से, तो वो आपके पास पीई रेशो फॉरवर्ड आ जाता है। इसी तरह कोई भी रेशो है, अगर उसमें आप एक्सपेक्टेड वैल्यू डाल रहे हैं तो आपका फॉरवर्ड मल्टीपल बन जाता है। है। अच्छा, सना, जैसे आईएमएफ की तरफ से एक आया है कि जितने भी पुराने जो बैंक्स हैं जो क्राइसिस में हैं उनको रिफॉर्म्स जो है किया जाए, तो थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। और इसी मेरे ख्याल में ये इसी चीज़ का एक पार्ट है कि जो समिट बैंक का जो नाम है वो चेंज किया गया, तो थोड़ा सा इस हवाले से आप बताएं। पहली चीज बिल्कुल, अगर हम आईएमएफ की कंट्री रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें वो पिछले कुछ अरसे से, जब पिछला प्रोग्राम भी था ईएफएफ वाला, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाला, तब भी और इवन इस एसबीए प्रोग्राम में भी आईएमएफ तीन बैंकों को जो है हाईलाइट कर रहे हैं, ऑल्दो नाम डिस्क्लोज नहीं करता,
बट वो कहता है कि आपके फाइनेंशियल सेक्टर की जब वो असेसमेंट करता है तो कैपिटल एडिक्वेसी पे कंसर्न्स आते हैं तीन बैंक्स के। एंड सिंस नाम डिस्क्लोज नहीं है तो आई थिंक उसको उसके नाम मैं जिक्र भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली प्रोफेशनल एथिक्स भी आ जाते हैं। हम्म। सो बिल्कुल वो जिक्र करता है ऐसे बैंक्स को जो कि जिनकी कैपिटल इश्यूज हैं। जहां तक आपने दूसरे बैंक का नाम लिया, ऑब्वियसली कुछ उसका हमारे उसके हाउस में उसके मैंडेट है, तो उस पर भी मैं मुझे रिस्ट्रिक्ट करता है वो मैंडेट कि मैं उस पर भी कमेंट नहीं कर सकती। बट मैं एक ओवरऑल आपको बिल्कुल इस पे बता देती हूँ। सो बिल्कुल आईएमएफ की रिपोर्ट में ऐसे बैंक्स का जिक्र है, उसमें एक पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और बाकी दो सेक्टर बैंक्स भी हैं। अब ये है क्या कंसर्न, मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दूं। बैंकों के केस में एक सर्टन थ्रेशोल्ड या मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो बैंकों को मेंटेन करना होता है। और ये कैपिटल इसका एक एक वन ऑफ द रेशियोज जो है वो आप आई थिंक वो सब कॉमनली यूज्ड है, तो इसलिए मैं उसका जिक्र कर रही हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार। सो कार की रिक्वायरमेंट भी मीट करनी होती है। और रेशो है क्या आसान अल्फाज में कि कैपिटल इतना जो बैंक के पास उसका मेन कैपिटल है, उसका जो कह लें इंटेग्रल कैपिटल है, जो उसका सबसे ऐसा कैपिटल है जो उसके पास एटलीस्ट एक सर्टन परसेंट होना चाहिए ऑफ द टोटल एसेट। और उसे भी रिस्क वेटेड एसेट्स कहते हैं। सो 11.5% का एक इसका वो है थ्रेशोल्ड है कि अगर आपने रिस्की एसेट्स यानी किसी को लेंडिंग की हुई है या कुछ आपने कहीं ऐसे क्लाइंट्स को दिया हुआ है जो कि रिस्की हैं, तो वो एक रिस्क असेसमेंट करते हैं। वो कहते हैं एटलीस्ट आपके पास उस रिस्की एसेट का 11.5% तो कैपिटल मेंटेन हर हाल में हर वक्त होना चाहिए एक साल में। अब ये जो बैंक्स हैं इनका ये तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का भी कंसर्न्स है, वो 11.5 से भी नीचे है। और इसके अलावा एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 10 अरब की, वो भी मीट नहीं हो रहा, वो भी ब्रीच हुआ हुआ है, वो भी 10 अरब से कम है। सो ये सारे कंसर्न्स इवेंचुअली जो उसका स्टेक होल्डर है वो बेयर कर रहा होता है। यानी खुदा ना खासा कल को कोई इस बैंक में कोई दिवालिया होता है, कुछ होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका डिपॉजिटर हर्ट हो रहा है एंड और जितने बाकी स्टेक होल्डर्स हैं वो हो रहे हैं। समिट बीइंग अ लिस्टेड बैंक ऑब्वियसली फिर उसका उसके लिहाज से एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें फिर आपकी इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व हो गया है। सो वो भी एक कंसर्न उधर आता है। तो आईएमएफ क्या कहता है कि आपकी जो तीन बैंक्स हैं जो आपकी फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम असेसमेंट करें तो उसमें इन पे कोई रिफॉर्म लिया जाए, या तो इसमें कैपिटल इंजेक्शन की जाए, या फिर इनका कोई मर्जर का सोचा जाए, या फिर कोई ऐसी एंटिटी आके इसे एक्वायर करे कि एटलीस्ट ये जो तीन आपके बैंकिंग सेक्टर पे डेंट कर रहे हैं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को वो एड्रेस किया जाए। सो ये काफी अरसे से इशू चल रहा है एंड इस पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्रेस नहीं होती। डेफिनेटली उसमें वन ऑफ द बैंक्स जो है उसमें प्रोग्रेस होती भी है। हमने देखा है उसके लिए ड्यू डिलिजेंस की भी कॉल आई हैं, बट कुछ मटीरियलाइज अभी तक नहीं हो पाया इन बैंकों में। सही। अच्छा सना, बस मैं यहाँ पर अपने दो छोटे सवाल करूंगी, उसके बाद में हम पब्लिक को मौका देंगे। अच्छा, मुझे ज़रा सा सिल्क बैंक की फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस लगती है, थोड़ा सा इस हवाले से बता दें। और बैंक ऑफ पंजाब है, इसकी क्या अर्निंग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इनके ऊपर बता दें, उसके बाद फिर हम जो है अपने पार्टिसिपेंट को मौका देंगे। बिल्कुल। अच्छा, मेरी गुजारिश फिर होगी, मैं सिल्फ पे इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे हम्म। हाउस का इसमें किसी चीज का मैंडेट है, बट मैं बीओपी पे जरूर आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सो बैंक ऑफ पंजाब का जहाँ तक है, बैंक ऑफ पंजाब में एक दो कंसर्न्स और उसका जो पॉजिटिव्स हैं वो पहले मैं बता के फिर एक्सपेक्टेशन आपसे शेयर कर देती हूँ। हम्म। सो बैंक ऑफ पंजाब में सबसे पहले तो उसका जो कंसर्न अगेन आता है, इस पे आता है कि बहुत हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स उन्होंने लिए हुए हैं। अगर जहाँ एक एवरेज बैंक जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बेयर कर रहे हैं, बैंक ऑफ पंजाब जो है उसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे एक कंसर्न है। और दूसरा जो कंसर्न इन्वेस्टर हमारे पास सबसे कॉमनली जो सवाल बहुत आता है वो ये आता है कि ये डिविडेंड कब देगा। सो बैंक की जहाँ तक आप कहें कि देने की कैपेसिटी है, तो बैंक दे तो सकता है, कैपिटल के लिहाज से भी जो है उसका थ्रेशोल्ड से ऊपर ही है। बट बैंक जो है पिछले साल तक बड़ा फोकस था एक्सपेंड करने की अपने इस्लामिक नेटवर्क को। अगर आपने देखा भी हो उसकी ब्रांच नेटवर्क जितनी प्रेजेंस पहले थी बड़े गिने चुने थे, अब वो
काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड भी करें अपने इस्लामिक साइड को, क्योंकि अच्छा ये चीज यहाँ समझें कि इस्लामिक पे क्यों इतना फोकस है। इस्लामिक में जितने बैंक्स हैं, आपने सुना होगा कन्वर्ट, इनफैक्ट बीओपी भी उनमें से था हम्म। जो कन्वर्ट करने की बात कर रहा था। सो इस्लामिक में आने का एक सबसे कह लें एक एज जो मिलता है बैंक को, वो ये मिलता है कि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, एक चीज होती है मिनिमम डिपॉजिट रेशो। इस्लामिक होता क्या है, ये बेसिकली ये होता है कि कोई भी कन्वेंशनल बैंक है उसको पॉलिसी रेट में से माइनस कह लें आप, पॉलिसी से 1.5% माइनस एक मिनिमम उससे कॉस्ट उसे डिपॉजिटर को रिटर्न देना ही है। इस्लामिक पे ये एमडीआर एप्लीकेबल अभी तक नहीं है। इस पे काफी बहस मुबाहिसा भी हो रहा है कि इसी वजह से आपने देखा होगा जितने इस्लामिक बैंक्स हैं उनका रिटर्न उतना अच्छा सेविंग्स पे नहीं होता जितना एक कन्वेंशनल वाले को होता है, क्योंकि कन्वेंशनल में एक वॉर है कि डिपॉजिट वॉर जिसे हम कहते हैं कि हम्म। उनको ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट मिल सके। इस्लामिक बड़ा सेफ चलता है कि उनको ये एमडीआर एप्लीकेबल नहीं, उनको लिक्विडिटी का भी इशू नहीं, क्योंकि लोग उनके पास जाकर डिपॉजिट रखवाते हैं, और फिर उनकी कॉस्ट साइड भी सेफ है कि उनको एमडीआर उन पे एप्लीकेबल नहीं। इसी चीज को देखते हुए जो है बैंक्स एक तो कन्वर्ट भी कर रहे हैं, उनको सस्ता डिपॉजिट पड़ता है कॉस्ट के लिहाज से अगर वो इस्लामिक में उठाते हैं। ये एक रीजन अपनी जगह बिल्कुल है। दूसरी रीजन जो एक और रीजन है डेफिनेटली वो ये है, ऑन पेपर अगर आप स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क देखें स्टेट बैंक का, सो वो भी ये कहता है कि बाय 2025 अभी तक की जो डेडलाइन है उसमें आपको जो है सारे बैंकों को अपनी जो है कन्वर्जन करनी है इस्लामिक में। सो ये भी अपनी जगह एक रीजन है। खैर, कमिंग बैक टू बैंक ऑफ पंजाब, सो बैंक ऑफ पंजाब में दूसरा रीजन ये था, एक तो कॉस्ट साइड हो गई उसकी, दूसरा ये हो गया कि एक्सपेंशन वो कर रहे थे, एंड जहां तक डिविडेंड की बात थी तो वो ये कह रहे हैं कि हम कंजर्व कर रहे हैं अपना कैपिटल फॉर ये जितनी एक्सपेंशन वगैरह की इनकी कहानी है। तीसरा चीज जो है बैंक ऑफ पंजाब पे, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, टीएसए, ये कंसर्न भी बड़ा अपनी जगह वैलिड है इन्वेस्टर का, कि कल को टीएसए का फुली इम्प्लीमेंट हो गया तो ऑब्वियसली बीइंग अ बैंक ऑफ बैंक ऑफ पंजाब, तो उनके पास भी गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं, तो वो कल को अगर निकल जाते हैं तो बैंक के पास पीछे फिर क्या बचेगा। सो ऑल द बैंक ये सारी चीजें एड्रेस करता है अपने लिहाज से, उन्होंने पूरा उसका एक अपना प्लान भी शेयर किया हुआ है। एंड बट वही बात है कि इन्वेस्टर को तो ये सारी चीजें सामने दिख रही हैं कंसर्न्स। गुड पार्ट इज, अच्छा इसके अलावा जो है बैंकों में सबसे ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो भी इसी बैंक की है, तो ये भी एक कंसर्न जो है। सो अगर आप गौर करें तो मैं इस बार बार कॉस्ट साइड को ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि ये कंसर्न इस बैंक का काफी है। आते हैं अगर रेवेन्यू साइड पे, जिस तरह बाकी बैंकों ने जो है रेवेन्यू इस साल अपना पोस्ट किया, उस उधर इस बैंक ने भी अपने रेवेन्यू में जो है जंप बिल्कुल पोस्ट की है। जहां तक बात बचती है आखिरी क्वार्टर की, आखिरी क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी जो अर्निंग है एज अ हाउस हमारी कॉल है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1 रुपए से ऊपर शायद अर्निंग दे दे। और स्पेशली वो अगर बाकी पिछले क्वार्टर्स देखें या ऑन एवरेज देखिए, ये 0.6 0.7 की रेंज में अर्निंग्स दे रहा होता है, अर्निंग्स पर शेयर। बट एक्सपेक्टेड है लास्ट क्वार्टर में ये बेहतर अर्निंग्स दे दें। और उसके साथ ही ऑल्दो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि शायद ये इस दफा डिविडेंड दे, बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या इसके पास गुंजाइश है डिविडेंड देने की, तो बिल्कुल है, और ये कैश डिविडेंड दे सकता है। बट अगेन डिपेंड करता है कि यहाँ बोर्ड की क्या कॉल है कि मजीद कंजर्व करते हैं अपने कैपिटल को या पे आउट पे दोबारा फोकस करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ साल पहले बिल्कुल दे रहे थे ये, फिर इन्होंने रोक दिया था अचानक से, क्योंकि एक एनालिस्ट कॉल में इनफैक्ट ये भी बात हुई थी, जफर साहब थे उस वक्त, उस कॉल को अटेंड कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हमने कैश डिविडेंड भी दे के देख लिया, हमने बोनस भी दे दिया, बट हमारी वो प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आई अभी तक स्टॉक में। बट आई थिंक ये जो आर्ग्यूमेंट है इस साल हमने खुद देखा है कि कहाँ पीओपी 5 या 4 या इस लेवल पे रहता था, एंड एज हाई एज 7 रुपए भी गया एंड इवन बियॉन्ड। सो उस लिहाज से जो है प्राइस परफॉर्मेंस भी इस साल हमने देखी है। सो लास्ट क्वार्टर अर्निंग्स के लिहाज से बेहतर ही एक्सपेक्टेड है। एंड जो डिविडेंड की जहाँ तक बात है, जिससे मैंने बताया रूम है इनके पास, बट लगता नहीं है शायद वो इस बार भी डिविडेंड दें। अगर डिविडेंड आया वोंट बी अ सरप्राइज, क्योंकि इनके पास गुंजाइश है, और आई थिंक काफी इन्वेस्टर्स इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये दोबारा रिज्यूम करेंगे अपनी डिविडेंड पॉलिसी।
सही। बस अब यहाँ पर हम जो है जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जो इस वक़्त हमारे सेशन का हिस्सा है, मैं उन्हें मौका दूँगी कि आप अपने सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर मुश्तबा साहब हैं, उनका सवाल है। जी, मुश्तबा साहब आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुश्तबा है। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एचबीएल के बारे में। एचबीएल की भी कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो काफ़ी हर्ट हुई थी जब इसके ऊपर वो जुर्माना लगा था। तो उसके बाद अब जाके लेकिन काफ़ी इसकी बेहतर हो गई है। तो इसके अंदर कोई डिविडेंड वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी मुश्तबा साहब, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। बिल्कुल, एचबीएल का एक तो वो इशू भी था, जो एक कुछ इश्यूज अगर मैं हाईलाइट करूँ, एक न्यूयॉर्क वाला इशू था जिस तरह आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है। इसके अलावा भी जो करंटली एक इशू चल रहा है जिस पे अभी तक कोई अपडेट है नहीं, वो था, आपको याद होगा, प्राइमरी लाइबिलिटी जो इनकी, जिसमें प्राइमरी लाइबिलिटी तो प्रूफ नहीं हुई थी बट सेकेंडरी लाइबिलिटी थी। आसान अल्फाज में ये केस जरा पुराना है और पर्टेन करता है उन फैमिलीज ने किया है जो कि विक्टिम थे ऑफ 9/11 एंड पोस्ट दैट जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई थी। सो उसमें एक क्लेम किया गया था कि इन्वॉल्व थी इस बैंक की भी, ऑल्दो ये सामने इसका रिजल्ट के प्राइमरी इनकी नहीं थी, सेकेंडरी लाइबिलिटी पे अभी भी उसका क्वेश्चन मार्क है और वो केस जो है वो कोर्ट में है। तो ये दो कंसर्न्स थे। इसको देखते हुए, इसी जो सेकंड कंसर्न है ना, इसको देखते हुए इस साल जो है एंड इवन पिछले साल हमने देखा है कि बैंक बड़ा प्रूडेंट चला है एंड उसने बड़ा, क्योंकि अगर एक हमने असेसमेंट की थी अपने एंड पे कि अगर 100 मिलियन तक की अगर पेनल्टी लगती है दोबारा, तो बैंक फिर भी अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से के बिल्कुल पार पे आ जाएगा। उससे ऊपर लगती है तो उसका कैपिटल जो है वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, ये एक हमारे एंड पे एक सेंसिटिविटी हमने रन की थी। जहां तक हमने देखा है कि इस पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है, सो बैंक अपनी डिविडेंड पॉलिसी ना सिर्फ उसने कंटिन्यू की है, हमने ये भी देखा कि रुपया, और इस साल आपने अगर देखा हो तो आखिरी इसने 2.25 का भी डिविडेंड दिया है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि उनके लास्ट क्वार्टर की अर्निंग एचबीएल की अभी भी हम अच्छी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर की अर्निंग तमाम बैंकों की मैं एक बता दूं कि बेहतर ही एक्सपेक्टेड है। एक सिर्फ जो हम अभी तक 2-3 बैंक्स का रिजल्ट आया जिसमें हमने एक चीज देखी है जो कि टैक्स के मद में हम देख रहे हैं, अल्फला हो गया अभी पिछले दिन, फ्राइडे को ही उसका रिजल्ट था, और अलअबीब। सो इसमें टैक्स हम देख रहे हैं फोर्थ क्वार्टर में ज्यादा चार्ज हो रहा है। सो अगर आपको याद हो कि सुपर टैक्स की कहानी हुई थी 10% की, ऑल्दो कैश पेमेंट नहीं हुई बट वो लोग अपने बुक्स में इसे पार्क कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ बैंक्स में देखा है। तो अगर बाकी बैंक्स भी यही करते हैं तो फोर्थ क्वार्टर की पैट में, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, डिप आ सकता है। बट अगर ओवरऑल पूछें तो अर्निंग्स बेहतर एक्सपेक्टेड हैं इस फोर्थ क्वार्टर में, तकरीबन तमाम बैंक्स की। दो कंसर्न्स, एक टैक्स का और दूसरा प्रोविजनिंग। ठीक है, सो इसको असाइड रखें तो एचबीएल की अर्निंग्स भी बेहतर एक्सपेक्टेड है। क्वार्टर क्वार्टर अर्निंग्स में तकरीबन 7-8% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। डिविडेंड भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने अपना इस क्वार्टर में 2.25 का भी दे सकते हैं, और कुछ हाउसेस ₹2.5 का भी डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हम थोड़े से कंजर्वेटिव साइड पे 2.25 का ही एक्सपेक्ट करें जो उसने लास्ट क्वार्टर में दिया है। सो बिल्कुल डिविडेंड उसमें जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अच्छा, इसकी पे आउट रेशो कम होने की वजह इसका बेसिकली यही है, एक्सपेंशन है, और जो इसकी कैपिटल एडिक्वेंसी हर्ट है वही है? जी, मेनली उसका कैपिटल है। अगर हम कहें हम्म, तो कैपिटल के कंसर्न्स थे, क्योंकि वही बात है कि अभी केस रिजॉल्व तो नहीं हुआ हुआ, तो उस लिहाज हम्म, से जो है कैपिटल पे कंसर्न्स आ सकते हैं। और दूसरा हम्म, इनका ये है, फिर उनको फिर दोबारा टीएफसी रेज करने पे जाना पड़ जाता है। सो अभी वो यही चल रहे हैं कि हम उस वक्त तक, अच्छा जो अल्फाज ये यूज करते हैं बड़ा क्लियर है इनका, कि हम वी प्रेफर सस्टेनेबल डिविडेंड्स ओवर एग्रेसिव डिविडेंड्स। तो इनकी पॉलिसी यस। हम कहते हैं वो जो हम लॉन्ग टर्म चला सकते हैं और सस्टेनेबल हो, और ना कि ऐसा हो कि एक साल हमने ज्यादा दे दिया फिर कम। सो वो हम देख भी रहे हैं कि अप्रोच सामने नजर भी आ रही है कि सस्टेनेबल जो पे आउट रेशियो पहले हो उसे सस्टेन कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सही। थैंक यू। आवाज शाह आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल फ्यूचर के अंदर हम एज्यूम करते हैं कि जब भी कभी हो इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो इट इज़ एजम्पशन के जी जो सारा फिजिकल पता भी लग रहा है कि इस्लामिक बैंक कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंक ज़्यादा उनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में कमी आएगी। तो अब कंपैरेटिवली 3 इस्लामिक बैंक जो हैं, इसमें कितना इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर के अंदर, अगर लाइक
इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो? जी शुक्रिया अवध साहब आपका सवाल का। सॉरी अगर मैं नाम गलत लिया हो। सो बेसिकली ये एक्सरसाइज तो हमने एज सच नहीं की हुई कि फ्यूचर में अगर लेट्स सपोज 1% रेट कट होता है तो एग्जैक्टली कितना कितना किस बैंक में इस्लामिक में आएगा, इस लिहाज से हमने कोई अभी सेंसिटिविटी की नहीं है, तो ऐसी क्वेरी आई नहीं। बट एक जनरल रूल ऑफ थंब अगर मुझसे पूछें तो अभी जो फ्यूचर के थे बदला फाइनेंसिंग वगैरह जितने रेट्स थे तकरीबन एमटीएस एमएफएस वगैरह सबके रेट्स एक पॉइंट पे 30% को जो आप हाईलाइट करें बिल्कुल उसको क्रॉस भी किया था। एंड उसकी वजह से हमने देखा भी था कि आपके जो मार्केट में फ्यूचर में है फिर उसमें सेटलमेंट की तरफ लोग ज्यादा जा रहे थे एंड प्रेशर आया था फ्यूचर मार्केट में। हाउएवर स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन अगर कहें कि कितना इम्पैक्ट किस बैंक्स पे कितना आता है वो अभी मेरे लिए कमेंट करना पॉसिबल नहीं क्योंकि हमने ऐसी कोई एक्सरसाइज अपने एंड पे की नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरा ये था कि साथ में जो कंसिडर किया जाता है कि डिपॉजिट अगर इंक्रीज करता जाए बैंक का तो उसका इम्पैक्ट ये मिनिमम हो सकता है। तो इसके हवाले से मतलब अपेरेंटली मिजान बैंक अपीयर्स टू बी द विनर क्योंकि उसका डिपॉजिट ग्रोथ कंपेयर टू द बाकी दोनों फैसल और बैंक इस्लामी से ज्यादा बेहतर है डिपॉजिट की परसेंटेज एनुअली जो इंक्रीज हो रही है। जी तो सो जी जी यही मेरा क्वेश्चन था कि कम ओके इम्पैक्ट होगा ज्यादा होगा। राइट सो ओके आपका ये फिर फ्यूचर नहीं आपका डिपॉजिट से क्वेश्चन है बिल्कुल। डिपॉजिट साइड पे जहां तक आपका सवाल है तो मीजान फैसल एंड बीआईपीएल ये तीन लिस्टेड स्पेस में ये तीन इस्लामिक हैं। तो उसमें हर हाल में अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है या आप कह लें इवन ऊपर जाता है तो वेल कुशन्ड बैंक जो इन तीन में है वो मीजान है। फॉर ऑब्वियस रीजंस एक पाइनियर इस्लामिक बैंक है और सिर्फ इस्लामिक स्पेस में नहीं अगर आप उसे ओवरऑल कन्वेंशनल से भी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कंसर्न होता है जो कंसर्न नहीं है वो इस्लामिक बैंक का इस मीजान बैंक का है। मैं एक आसान अल्फाज में बिल्कुल अगर इसे बात करूं कि अगर आप जो इस मीजान का डिपॉजिटर है उसका कंसर्न ही यही होता है कि जहां दूसरे बैंक्स इस रेट पे 19% भी दे रहे हैं चलें 16% 17% इस रेंज में दे रहे हैं तो आपका बैंक जो ये वाला है वो 10% 12% एंड बमुश्किल 14 तक जाएगा तो जाएगा। मीजान को पता है कि उनको लिक्विडिटी का इशू नहीं है। उनके डिपॉजिट्स जहां एचबीएल को इतने साल लगे ट्रिलियन क्रॉस करने में इस बैंक ने 20 साल में उसे अचीव कर लिया। तो डेफिनेटली वो फैक्टर जो है इनको पता है कि हमें लिक्विडिटी का इशू नहीं। इनफैक्ट अगर आप उनका देखें प्रॉफिटेबिलिटी देखें सो सबसे ज्यादा जो है इस बैंक ने पोस्ट किया है ड्यूरिंग CY23 अभी रिजल्ट्स आएंगे तो ये एक्सपेक्टेड है हाईएस्ट जो अर्निंग बैंक हुई है। कहाँ से ये अर्निंग आई है ड्राइवर क्या है तो उसका मेन ड्राइवर इनकम साइड तो है बट ज्यादा जो सपोर्ट उसे मिली है वो इसे एमडीआर की वजह से यानी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे नो एमडीआर होने पे मिली है। तो बाकी जहां तक फैसल की बात है और बीआईपीएल की बात है फैसल अभी कन्वर्जन फेज में था अब जाके उसका ये पहला साल है जिसमें उसके ऑब्वियसली टीदिंग इश्यूज हम कहते हैं आते हैं तो उनको अभी कुछ वो कॉस्ट वो डिपॉजिट्स रिटेन करने पड़े जो कि थोड़े से हाई एंड के हैं। तो अभी उसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे वो रिफ्लेक्शन नहीं आई जो कि इस्लामिक में होने की आनी चाहिए। फिर तीसरा बचता आपका बैंक इस्लामी का जहाँ तक है बैंक इस्लामी में थोड़े से आप कह लें कि आपने देखा भी होगा इसके मैनेजमेंट में भी चेंजेस आ रही हैं उनकी जो ओवरऑल एक ओवरहॉलिंग इस बैंक में अभी चल रही है। सो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अभी उनका उतना इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी वो डिपॉजिट साइड पे भी थोड़ा सा बैंक कह लें आई वोंट से स्ट्रगल कर रहा है बट ऑब्वियसली इस मार्केट में एंटर करना इंटरवीन करना उससे जहां वो बैंक पहले एग्री फाइनेंसिंग पे ज्यादा फोकस था माइक्रो फाइनेंसिंग पे ज्यादा फोकस था अब जाके आपने देखा होगा कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे वो प्रॉपरली आ रहे हैं और तो अभी बेबी स्टेप्स हैं बट आई थिंक वही बात है कि मीजान अपनी जगह एक बहुत अपने बिजनेस साइकिल के मेच्योरिटी फेज पे है एंड उसके लिए डिपॉजिट इशू नहीं और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं एज लॉन्ग एज स्टेट बैंक एमडीआर अप्लाई नहीं करता इस्लामिक बैंक्स में।